अपने अपने तरीके से प्रयास किए हैं। और ये प्रयास एक बार जोरदार निरंतर चलते रहने चाहिए। समयानुकूल परिवर्तन के साथ चलने रहने चाहिए। बदलते हुए युग के अनुकूल योजनाएं बननी चाहिए। बदलते हुए विश्व की गति के अनुसार परिवर्तन की भी गति तेज होनी चाहिए और ये न रुकने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हर बार उस प्रक्रिया को और अधिक तेज बनाने के लिए, उस प्रक्रिया में प्राण शक्ति भरने के लिए कुछ नए एलिमेंट हर बार जोड़ते रहना जरूरी होता है। हमारे देश में हर राज्य में 5-10 गांव जरूर ऐसे हैं कि जिसके विषय में हम गर्व कर सकते हैं। उस गांव में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभूति होती है। अगर सरकारी योजना से ही ये गांव बनते तो फिर तो और भी गांव बनने चाहिए थे, लेकिन और नहीं बने, कुछ ही बने। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी योजनाओं के सिवाय भी कुछ है, और जो सरकारी योजनाओं के सिवा जो है वो ही सांसद ग्राम योजना का, आदर्श ग्राम योजना का आत्मा है। योजनाएं तो सभी गांवों के लिए है, लेकिन कुछ ही गांवों ने प्रगति की क्योंकि उस गांव में कुछ लोग थे जिनकी सोच भिन्न थी। कोई नेता थे जिन्होंने एक अलग ढंग से लीड किया और उसी के कारण एक परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा अच्छे गांव नहीं है, उससे भी ज्यादा अच्छे गांव है, लोगों ने बनाए हैं। आवश्यकता यह है कि हमें अगर निर्णय की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन लाना है तो कहीं से हमें शुरू करना चाहिए। आज श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जयंती का पावन पर्व है। आजादी के आंदोलन में मुखर युवा शक्ति और आजादी के बाद राजनीति से अपने आप को भिन्न रखते हुए, रचनात्मक कामों में अपने आप को आहूत करते हुए उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से जिया, हम सबके लिए प्रेरणा बने। और जयप्रकाश जी, एक बात, उनके विचारों पर गांधी विनोबा की छाया हमेशा रहती थी, लोहिया की छाया भी रहती थी। और उन्होंने एक बात कही कि ग्राम धर्म एक महत्व बात है, और जब तक एक समाज की तरह गांव सोचता नहीं है, चलता नहीं है, तो ग्राम धर्म असंभव है। और अगर ग्राम धर्म संभव है तो ग्राम नई ऊंचाइयों को पाने का रास्ता अपने आप चुन सकता है। महात्मा गांधी के जीवन में गांव का जिक्र हर बात में आता है। गांधी 15 में विदेश से वापिस आए, 1915 में। 2 साल के भीतर भीतर उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया और वहीं बिहार की चंपारण जगह पे जाकर के गांव के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, जन भागीदारी के साथ कर दिया। इतने बड़े आजादी आंदोलन का बीज गांव में बोया गया था गांधी के द्वारा। आज जयप्रकाश नारायण जी के अनन्य साथी
श्रीमान नानाजी देशमुख की भी जन्म जयंती है और नानाजी देशमुख ने जयप्रकाश नारायण और ये श्रीमती जी प्रभा देवी उनके नाम से चित्रकूट के पास जयप्रभा नगर के विकास के लिए अपने आप को आहूत किया था और जयप्रभा नगर के मॉडल के आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई गांवों में गांवों के जीवन को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, इस मकसद को लेकर के उन्होंने काम किया था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी स्वयं उन गांवों की विजिट करने गए तो उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बातों में उसका उल्लेख कई बार किया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी स्वयं उन गांवों की विजिट करने गए तो उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बातों में उसका उल्लेख कई बार किया है। कहने का तात्पर्य है कि आज हम जब आदर्श ग्राम योजना, और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से इसको हमें आगे बढ़ाना है। फिलहाल तो इस टर्म में टोटल 3 गांव की कल्पना की है। 16 तक एक गांव का मॉडल खड़ा हो जाए, उसके अनुभव के आधार पर 19 तक 2 और गांव हो जाए और आगे चल करके फिर हर वर्ष एक गांव सांसद करे। करीब करीब हम 800 सांसद हैं। अगर 19 के पहले हम 3-3 गांव करते तो करीब 2500 गांव तक हम पहुंच पाते हैं। इसी योजना के प्रकाश में अगर राज्य भी विधायकों के लिए भी कोई स्कीम बनाती है और विधायक के नेतृत्व में आदर्श ग्राम, तो 6-7 हजार गांव और जुड़ सकते हैं। और अगर एक ब्लॉक में एक गांव अच्छा बन जाता है तो वो फिर बात वहां रुकती नहीं है, अगल बगल के गांवों को भी हवा लगती है, वहां भी चर्चा होती है कि भाई देखो वहां यहां हुआ, हम भी कर सकते हैं, यहां एक प्रयोग हुआ, हम भी कर सकते हैं। में चर्चा करने वाले एक बहस लगातार चल रही है और वो चर्चा है कि भाई विकास का मॉडल टॉप टू बॉटम हो कि बॉटम टू टॉप हो। ये चर्चा हो रही है। अब चर्चा करने वालों का काम चर्चा करनी भी चाहिए, उसमें से नई नई चीजें निकलती हैं, लेकिन काम वालों का काम है कि चलो भाई कहीं से शुरू तो करें। तो टॉप टू बॉटम जाना है कि बॉटम टू टॉप जाना है, वो चर्चा जहां होती है होती रहे, लेकिन हम तो कम से कम बॉटम पे बैठ के एक गांव में देखे तो सही। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होने वाला है जिसका अंदाज बहुत कम लोगों को है। आज सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए जुटा रहता है। किसी भी दल का क्यों ना हो, वो अकाउंटेबल होता है, उसको काम करने रहना पड़ता है, हर पल उसको जनता के बीच रहना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर उसकी शक्ति और समय तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में जाती है। दूसरा, उसका शक्ति और समय सरकार से काम निकलवाने के लिए अफसरों के पीछे लगे रहती है। मैं आज एकदम से इन स्थितियों को बदल पाऊंगा कि नहीं, मैं कोई कह नहीं रहा हूं, लेकिन इस प्रयोग के कारण एमपी लेड फंड होता है, उसमें भी होता क्या है, उसको इलाके के लोग कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, फिर वो बांट देता है और सरकारी अफसर को दे देता है, देखो भाई जरा ज्यादा से ज्यादा गांव खुश हो जाए, ऐसा कर लेना, जरा छोटी छोटी स्कूल में आखिर का होता ही है। ये काम ऐसा है कि जहां आज उसको एक फोकस एक्टिविटी के द्वारा ये लगने लगेगा कि हां भाई उस गांव के साथ आने वाले दसों को तक उसका नाम जुड़ने वाला है। वो गांव हमेशा याद करेगा, भाई पहले तो हमारा गांव ऐसा था, लेकिन हमारे एक एमपी बने थे, उनके रहते हुए ये बदलाव आ गया। आज सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, टुकड़ों में शायद एक सांसद उन योजनाओं से संपर्क में आता है, लेकिन सभी योजनाओं की धाराएं एक जगह पर ले जाने में कठिनाइयां क्या है, कमियां क्या है और अच्छा बनाने का रास्ता क्या है,
ये सारी बातें जब एक सांसद एक गांव को लेकर के चर्चा शुरू करेगा तो सरकारी व्यवस्थाओं की बहुत सी कमियां उजागर होने वाली है। ये मैंने छोटा रिस्क नहीं लिया है, लेकिन मैं बहुत समझदारी और जानकारी के अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, एक बार सांसद जब उसमें जुड़ेगा सारी कमियां उभर करके सामने आएगी और फिर जाकर के व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। फिर सबको लगेगा, हाँ देखो यार, उस गांव में हमने इतना बदल किया तो ये सब जगह पे हम कर सकते हैं। आज होता क्या है, एक गांव में एक योजना होती है, टंकी एक जगह पे बन जाएगी, पानी का ट्यूबवेल दूसरी भी जगह पे होगा। जहां टंकी है वहां ट्यूबवेल नहीं, जहां ट्यूबवेल है वहां टंकी नहीं। खर्चा हुआ, आउटपुट हुआ, आउटकम हुआ नहीं हुआ। और इसलिए आउटकम पर फोकस देने के लिए एक बार सांसद गांव के जीवन की सभी बातों से वो जुड़ने वाला है। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस कार्यक्रम में कि वो अपनी मर्जी से कोई गांव चुन ले। हो सके तो 3000 5000 की बस्ती में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं 2800 2600 है तो लेना नहीं, और कहीं 5200 हो गई तो हाथ मन लगाओ। ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन मोटा मोटा अंदाज रहे कि 3000 5000 की बस्ती रहे तो एक व्यवस्था करिए। और जहां पहाड़ी इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, वहां इतने बड़े गांव नहीं होते, तो वहां 1000 और 3000 के बीच की संख्या हो। सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए। या अपना ससुराल नहीं होना चाहिए। इसके सिवाय तो कोई भी गांव सिलेक्ट करे, वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके करे। मुझे भी बनारस के लिए गांव अभी सिलेक्ट करना बाकी है। आज ये गाइडलाइंस आ गई हैं, मैं भी बनारस जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, बात करूंगा और एक सबका मन बना करके मैं भी एक गांव सिलेक्ट करूंगा। ये पूरी योजना आजकल हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमारा विकास का मॉडल सप्लाई ड्रिवन रहा है। दिल्ली में या लखनऊ में या गांधीनगर में योजना बन गई, फिर वही इंजेक्ट करने का प्रयास होता है। हम इस आदर्श ग्राम के द्वारा सप्लाई ड्रिवन से शिफ्ट करके डिमांड ड्रिवन बनाना चाहते हैं। गांव में अर्ज पैदा हो, गांव कहेगा हाँ ये करना है। अब ये चीज ऐसी नहीं है कि गांव में एक ब्रिज बना देना है या गांव के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब बना देना है, इस प्रकार का नहीं है। हमारी आज की स्थितियों में बदलाव लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है। अब कोई मुझे बताए, गांव की स्कूल हो, गांव का पंचायत घर हो, गांव का कोई मंदिर हो, गांव का कोई और तीर्थ क्षेत्र हो, पूजा घर हो, कम से कम वहां सफाई हो। अब इसके लिए बजट लगता है क्या? लेकिन मैं खुद गांवों में जाता था। मेरा ये भाग्य रहा है कि शायद राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोगों में बहुत कम लोगों के सौभाग्य मिला होगा जो मुझे मिला है। मैंने 45 साल तक भ्रमण किया है। मैं 400 से अधिक गांवों में, जिलों में, 400 से अधिक जिलों में मुझे हिंदुस्तान में रात्रि मुकाम का अवसर मिला है। इसलिए मुझे धरती की सच्चाई का पता है। गुजरात के बाहर कम से कम 5000 से अधिक गांव ऐसे होंगे जहां कभी न कभी मेरा जाना हुआ होगा, और इसलिए मैं स्व अनुभव से इन चीजों को जानता हूं, समझता हूं, और उसके आधार पर मैं कहता हूं कि हम एक बार गांव में विश्वास पैदा करें, गांव को तय करवाएं कि हाँ ये करना है। अब मुझे बताइए, किसी गांव में 3000 5000 की बस्ती हो, एक साल में डिलीवरी कितनी होगी? मैक्सिमम 100। उसमें 50-60 महिलाएं ऐसी होगी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।
25-30 महिला ऐसी होगी जिनको इस गर्भावस्था में अगर पोषण की व्यवस्था गांव कर दे तो कभी भी कुपोषित बच्चा पैदा होने की संभावना नहीं है, माता के मरने की संभावना नहीं है। अगर यही काम भारत सरकार को करना है तो कैबिनेट का नोट बनेगा, डिपार्टमेंट का कमेंट आएगा, कैबिनेट पास करेगी, टेंडर निकलेगा, टेंडर निकलने के बाद क्या होगा सबको मालूम है। फिर 6 महीने के बाद अखबार में खबर आएगी कि ये हुआ। इसमें न टेंडर लगेगा, न बजट लगेगा, न कोई कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी, कोई मंत्री की जरूरत पड़ेगी। गांव के लोग मिलकर तय करेंगे कि भाई हर वर्ष 25 महिलाएं अगर गर्भावस्था है, गरीब है, तो उनको 3 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल फूड के लिए हम गांव के लोग मिलकर के काम करेंगे। मैं बताता हूं ये काम आसान है साथियों। हमने मिजाज बदलने की आवश्यकता है, हमें जन मन को जोड़ने की आवश्यकता है। और सांसद महोदय भी यूं पॉलिटिकल एक्टिविटी करते होंगे, लेकिन उस गांव में जब जाएंगे तब नो पॉलिटिकल एक्टिविटी, पारिवारिक समय, पूरा परिवार जाए, बैठे, गांव के लोगों के साथ बैठे, आप देखिए क्या चेतना आती है जी। गांव जुड़ जाएगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे यहां सरकार की योजना से मध्याह्न भोजन चलता है, अच्छी बात है, चलाना भी चाहिए। लेकिन गांव में भी 80-100 परिवार ऐसे होते हैं जो अपना जन्मदिन, अपने पिताजी की पुण्यतिथि कुछ न कुछ मनाते हैं। अगर थोड़ा उनका संपर्क करके कहा जाए कि आप भले मनाते हो, लेकिन आपके जीवन का अच्छा प्रसंग हो, आप परिवार के साथ स्कूल में आइए, घर से कुछ मिठाई विठाई लेके आइए, और बच्चे जब मध्याह्न भोजन करते हैं आप भी उनके साथ बैठिए, आप भी अपना कुछ बांटिए। मुझे बताइए सोशल हार्मनी का कितना बढ़िया मूवमेंट चल सकता है। एट द सेम टाइम मध्याह्न भोजन की क्वालिटी चेंज लाने के लिए ये इनपुट काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। कोई बहुत बड़ा सर्कुलर की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बड़ी योजना की जरूरत नहीं पड़ती। ये तिथि भोजन का कार्यक्रम हम आगे बढ़ा सकते, नहीं पकड़ सकते। गांव में सरकार की योजना है गोबर प्लांट लगाने, गोबर गैस के प्लांट लगाने के लिए। होता क्या है हम सबको मालूम है, कोई बेचारा एक आध व्यक्ति लगा देता है, पैसे हैं, सरकारी पैसा लाने की ताकत है, लगा देता है, लेकिन गोबर नहीं मिलता है, और फिर वो 1 साल 2 साल में वो एक स्मारक बन जाता है। अब ये स्मारक बनाना कितना बनाते रहोगे आप। लेकिन अगर मान लीजिए गांव की गोबर बैंक बना दी जाए, एक जगह पर गांव में जितना गोबर हो, जैसे बैंक में रुपया जमा कराते हैं, गोबर बैंक में गोबर जमा कराते हैं, उसका एक कॉमन गैस प्लांट बने, पूरे गांव को गैस सप्लाई हो, धुएं से चूल्हे में काम करते करते हमारी माताएं बहनें गांव में जो परेशानियां करती हैं, बिना खर्च ये संभावना है कि नहीं है? पूरी संभावना मैं देख रहा हूं। और जो गोबर जमा करें, जब खेती की सीजन आए उतना ही उसको वापस दे दीजिए फर्टिलाइजर, गांव की गंदगी जाएगी, फर्टिलाइजर मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा, और पूरा गांव साफ सुथरा होने के कारण हेल्थ पैरामीटर में जो सुधार आएगा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम खुद इंटरेस्ट लेकर के गांव में एक माहौल बनाए। मैं कभी सोचता हूं क्या गांव के लोग अपने गांव के प्रति गर्व करें, ऐसा हम माहौल बनाते हैं क्या? जब तक हम ये पैदा नहीं करेंगे बदलाव नहीं आएगा जी। ये बहुत आवश्यक होता है। गांव का अपना भी तो जन्मदिन होता है, उसको एक उत्सव के रूप में गांव वाले क्यों ना मनाए? उस गांव के लोग पढ़े लिखे जितने शहरों में गए हैं उस दिन खास गांव में क्यों ना आए? सब मिलकर के आएंगे तो सोचेंगे यार अपने गांव में ये नहीं, चलो अपन मिलकर के ये कर दें, ये गांव में ये करना चाहिए, मिलकर के कर दें। ये जब तक हमारा मिजाज बना, और मैं मानता हूं
आदर्श ग्राम योजना के मूल में सरकारी योजनाएं पहले भी थी, परिवर्तन नहीं आया है। जो कमी थी उसको भरने के लिए ये एक प्रयोग है, यही अल्टीमेट है। ये अगर मैं सोचूंगा तो मैं मनुष्य की बुद्धि शक्ति पर ही भरोसा नहीं करता हूं, ये अर्थ होता है। कोई पूर्ण सोच नहीं होती है, हर सोच पूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। और इसलिए मैं उस तत्व में विश्वास करता हूं कि कुछ भी अल्टीमेट नहीं है। जो अब तक हुआ अच्छा है, जो आज हो रहा है एक कदम आगे है, आगे कोई और आएगा और अच्छा करेगा। अगर हम इसी को पूर्ण विराम मानेंगे तो काम नहीं चलता। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य है कि एक वहां की रिक्वायरमेंट के अनुसार लचीलेपन के साथ सरकारी तंत्र भी हुक्म से काम न करवाए, प्रेरित करें, हम प्रेरित करके करवाएं। मैं विश्वास से कहता हूं कि रिक्वायरमेंट के अनुसार लचीलेपन के साथ सरकारी तंत्र भी हुक्म से काम न करवाए, प्रेरित करें, हम प्रेरित करके करवाएं। मैं विश्वास से कहता हूं 2016 के बाद जिस सांसद ने काम किया होगा वो अपने रिश्तेदारों के लिए हमेशा उस गांव में एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में बनाएगा और गांव रिश्तेदारों को कहेगा, अरे चलो चलो मैंने जो गांव बनाया देखने के लिए आइए। ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, वो किसी के भी व्यक्ति में जीवन में समाधान देता है। जयप्रकाश नारायण जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी। मैं समझता हूं आज के युग में ये बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरक है। उन्होंने कहा भाई लोकतंत्र में और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र का स्वाभाविक स्वभाव है राजनीति का होना, यह आवश्यक है। लेकिन गंदी राजनीति के कारण हम परेशान हैं। गंदी राजनीति के कारण बदनामी हुई, पूरे राजनीतिक क्षेत्र की बदनामी हुई है। मुद्दा ये पार्टी वो पार्टी नहीं है, एक विश्वास के माहौल को चोट पहुंची है। तो जयप्रकाश जी ने अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति से मुक्ति ये मार्ग नहीं है, मार्ग ये है गंदी राजनीति की जगह उदार और अच्छी राजनीति इतनी तेज आए ताकि उसकी जगह ले ले। मैं मानता हूं सांसद आदर्श ग्राम योजना एक रचनात्मक राजनीति का नया द्वार खोल रही है, जो उस गांव में हमें वोट मिले या न मिले, उस गांव की कोई बिरादरी हमारा सहयोग करे या न करे, मेरा उस गांव के किसी नेता के साथ पड़ती हो या न पड़ती हो, इन सबसे परे होकर के एक गांव के लिए ये सारे बंधन सब गांव के बाहर छोड़ के आ जाऊंगा। यहां तो गांव एक कम्युनिटी है, गांव एक सामूहिक समाज है, एकरस समाज है, एकत्व की अनुभूति से करने वाला है। और सपनों को पूर्ति करने के लिए मैं एक कैटलिक एजेंट के रूप में, मैं एक फैसिलिटेटर के रूप में मैं उनका साथी बनकर के काम कर सकता हूं क्या? जब 2016 में इस अनुभव के आधार पर जब संसद में चर्चा होगी, मैं जानता हूं कि इस अनुभव के बाद जब सांसद पार्लियामेंट में बोलेगा, अनुभव के आधार पर बोलेगा, कितनी ही असंवेदनशील सरकार होगी उसको भी संसद के अपने अनुभव की उस बात को मानना पड़ेगा। कितनी भी बहुमत वाली सरकार क्यों न हो, उसको अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। संसद की बात का महत्व बढ़ जाने वाला है। कोई सरकार नकार नहीं पाएगी कि भाई तुम तो फलानी पार्टी को ठीक है आलोचना कर दो, नहीं होने वाला है। क्योंकि वो कह रहा है कि मैं उस गांव में गया था, मैं काम कर रहा हूं, मेरे गांव में दिक्कत आ रही है, आपकी नीतियां गलत हैं, आपकी योजनाएं गलत हैं, आपके अफसरों को समझ नहीं है, तो बोलेगा। उस बोलने में जो वजन होगा, जो ताकत होगी, वो सरकार की नीतियां बदलने के लिए कारण बन जाएगी। और ये देश को बॉटम टू टॉप वाला जो रास्ता है ना, वो उसी से चुना जाने वाला है। एकेडमिक वर्ल्ड में टॉप को बॉटम, बॉटम टू टॉप चर्चा होती रहेगी। हम कहीं से शुरू करना चाहते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं सप्लाई ड्रिवन नहीं, डिमांड ड्रिवन हम विकास को ले जा सकते हैं। सरकार के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा विकास का रास्ता चुन सकते हैं क्या?
सरकारी सहायताओं के साथ साथ जन भागीदारी के महात्म्य को बढ़ा सकते हैं क्या? हम एक आंध्र के गांव का देख रहे थे। इतने छोटे से गांव में उन्होंने 28 कमेटियां बनाई है। सारी कमेटियां फंक्शनल है, यानी ऐसी नहीं है मालाएं पहनने के लिए है। सारी कमेटियां फंक्शनल है और उन्होंने उन काम को करके दिखाया है। अगर हम ये प्रेरणा दें और अगर आज सांसद के द्वारा, कल एमएलए के द्वारा, अगर हर वर्ष हम 7-8 हजार गांवों को आगे बढ़ाते हैं, देखते ही देखते ऐसी वायरल इफेक्ट होगा कि हम पूरे ग्रामीण परिसर के विकास के मॉडल को बदल कर देंगे। और हमें समझ के चलें, गांव के व्यक्ति के एस्पिरेशंस भी शहर के लोगों से कम नहीं है। वो दुनिया देख रहा है, वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदल चाहता है। उसको भी अच्छे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, उसको भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन मिलता है तो उसको चाहिए। अब हम मानो कहते हैं कि भाई ड्रिप इरिगेशन, पानी का संकट है, दुनिया में कौन इनकार करता है? हर कहता है कि पानी का संकट है। क्या मैं जिस आदर्श ग्राम को लूंगा, वहां पर जितने किसान होंगे, वहां का एक भी खेत ऐसा नहीं होगा कि जहां पर मैं ड्रिप इरिगेशन न लगवाऊं। सरकार की जितनी स्कीमें होगी वो लागूंगा, बैंक वालों से बोल करके उनको लोन दिलवा दूंगा, लेकिन ड्रिप इरिगेशन करके मैं उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ावा दे सकता हूं क्या? गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी, वहां भी पशुपालन होगा, मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़े, पशु की स्थिति में सुधार आए, उसको साइंटिफिक डेवलपमेंट हो। मैं अफसरों को लाऊंगा, कैंप लगाऊंगा, समझाऊंगा, मैं खुद उनको समझाऊंगा, मैं बदलाव ला सकता हूं, नहीं लाऊंगा। मित्रों, मैं मानता हूं ग्रामीण परिसर के जीवन को बदला जा सकता है। जो लोग शहर में एमपी चुन करके आए हैं, एक भी गांव नहीं है, मेरी उनसे प्रार्थना है, आप अपने शहरी क्षेत्र से नजदीक का कोई गांव है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, एक आध जिम्मा लीजिए, आप उसको काम कीजिए। जो राज्यसभा के मित्र हैं, वे उस राज्य के अंदर जहां से वो चुन करके आए, जहां से कोई भी उनको मन मर्जी पड़े गांव सिलेक्ट करें। जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं, वे हिंदुस्तान में जहां उनको ठीक लगे कोई गांव पसंद करें, एक गांव को उनको करें। लेकिन हम सब मिलकर के एक रचनात्मक राजनीति के द्वार खोलने का काम करेंगे और राजनीतिक छुआछूत से परे होकर के करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का, महात्मा गांधी का, राम मनोहर लोहिया जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, ये ऐसी पिछली शताब्दी की विचारधारा के प्रतीक है जिनकी छाया किसी न किसी राजनीतिक जीवन पर आज भी है। सबकी सब पर नहीं होगी, लेकिन किसी न किसी की किसी पर है। उनसे प्रेरणा लेकर के हमको आगे बढ़ाएं, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। मैंने 15 अगस्त को कहा था कि 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर इसकी गाइडलाइंस पेश करेंगे। कुछ मित्रों ने मुझे उसी शाम को ईमेल करके मैंने गांव सिलेक्ट किया, ऐसा करके मुझे बताया था। और वो भाजपा के ही लोग थे, ऐसा नहीं, भाजपा के सिवाय के एमपीज ने भी, कांग्रेस के एमपीज ने भी मुझे लिख करके दिया था। तभी मुझे लगा था कि इस बात में दम है, राजनीति से परे होकर के सब इसको गले लगा रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे मुझे भी अभी गांव तय करना मेरे इलाके में बाकी है, क्योंकि मैं भी चाहता था गाइडलाइंस तय होने के बाद मैं मेरे बनारस के लोगों से मिलकर के बैठ करके, वहां के अफसरों से भी मिलकर के बैठ करके एक आध गांव सेलेक्ट करूंगा। आने वाले 15-20 दिन में मैं जरूर कर लूंगा। लेकिन हम मिलकर के अपने यहां विश्वास जताएं और उसको करेंगे। और उनको विश्वास दीजिए कि आप एमपी रहेंगे तो आगे भी और गांव होंगे। एक मॉडल बन रहा है और फिर और गांव वालों को उस मॉडल दिखाने के लिए लाने का टूर करोगे तो वो अपने आप में बदल आ जाएगा। लेकिन हम अपने प्रयत्नों से ग्राम विकास, ये मूल मुद्दा है। अपने प्रयत्नों से, अपने हुक्म से नहीं, चिट्ठी लिख दिए बात छुट्टी, ऐसा नहीं। ये काम मैं एक एमपी के नाते सवाल पूछ लूं पूरा हो जाए, नहीं, हम मिलकर के एक गांव करेंगे। मैं समझता हूं भारत मां की बहुत बड़ी सेवा करने का एक नया तरीका हम अपना रहे हैं। मैं फिर सभी सांसदों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़े उमंग के साथ, सभी दल के महानुभावों ने इसको स्वीकार किया है, स्वागत किया है
और सबके मार्गदर्शन में। ये कोई योजना अल्टीमेट नहीं है, इसमें बहुत बदलाव आएंगे, बहुत सुधार आएंगे, बहुत प्रैक्टिकल बातें आएंगी, लेकिन ये रुपये पैसों वाली योजना नहीं है। ये योजना पीपल्स ड्रिवन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन से होने वाली है और सांसद के मार्गदर्शन में होने वाली है। उसको आगे बढ़ाए, इसी की अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार जयप्रकाश जी को आदरपूर्वक नमस्ते करता हूं। थैंक यू। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधे सुन रहे थे, जो कि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कर रहे थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के तहत हर सांसद एक गांव को गोद लेगा और फिर उस गांव को आदर्श ग्राम बनाने की कोशिश की जाएगी। कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, लेकिन कुल मिलाकर कहा कि कोई भी सांसद अपने पैतृक गांव को गोद ना ले, किसी और गांव को गोद ले, खुद ये फैसला ले कि किस गांव का वो चयन करना चाहते हैं और फिर उस गांव को आदर्श गांव बनाया जाए। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा। आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हो चुकी है। सभी सांसदों को नरेंद्र मोदी अपने अनुभव भी बता रहे थे और कह रहे थे कि कैसे उन्होंने 400 जिलों में गांव में काम किया है और इतना मुश्किल नहीं है इस तरह के काम को करना, इसलिए सभी सांसदों से बढ़ चढ़कर इस योजना में हिस्सा लेने के लिए वो अपील कर रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन।